हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिप विद पीआरए। मैं हूं प्रियंका। 10,000 प्लस वर्ड मीनिंग हम सीखेंगे जो हिंदी से इंग्लिश रहेगा। ठीक है, एपिसोड 13 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है, पहला शब्द है, नॉट वर्ड, पहला शब्द है अपूर्ण या अधूरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट। अपूर्ण है, अधूरा है। ठीक है, ये विशेषण होता है, ये हिंदी शब्द विशेषण के तौर पे ये इसका प्रयोग करते हैं, और जिसका इंग्लिश होता है इनकम्प्लीट। इंग्लिश में अगर हम इनकम्प्लीट कहते हैं तो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश मीनिंग भी इसका सीख सकते हैं। समथिंग दैट इज नॉट फिनिश्ड और नॉट कंप्लीट, तो उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई काम हो, कोई जानकारी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, तो वो जब पूरी नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि यह जो एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट है, मतलब आपने सारे इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में नहीं प्रोवाइड किए हैं। आई होप समझ में आया हो। हमारा अगला शब्द है प्रयत्न करना या प्रयास करना। प्रयत्न करना या प्रयास करना को हम प्रयास करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट। जैसे ये टू अटेम्प्ट वर्ब एज अ वर्ब भी काउंट होता है, और इसे हम अटेम्प्ट को नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसे यूज कर रहे हो। तो अटेम्प्ट मतलब क्या हो गया? प्रयत्न करना या प्रयास करना। टू ट्राई टू डू समथिंग, टू ट्राई टू डू समथिंग, जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, चाहे सफलता मिले या ना मिले, ये तो लास्ट में डिपेंड करता है, लेकिन आपने उसे कंप्लीट करने का या उसे करने का प्रयास किया तो उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट करना। ठीक है, जैसे कि उसने परीक्षा पास करने का अटेम्प्ट किया, मतलब यहाँ पे प्रयास किया, परीक्षा पास करने का प्रयास किया। वो एग्जाम उसने दिया और वो ऑब्वियसली एग्जाम दिया तो वो चाहता होगा कि वो पास करे। हमारा अगला शब्द है जोर देना। जोर देना किसी चीज पे, या कभी कभी आप ऐसे भी बोलते हो कि किसी चीज पर विशेष महत्व देना, विशेष महत्व देना, जोर देना। तो वहां पर इंग्लिश में वो एज अ वर्ड बोलेंगे हम एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना। फाइन, ये क्रिया एज अ वर्ब काउंट होगा, एम्फेसाइज वर्ड, जोर देना, विशेष महत्व देना। टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग को हम कहते हैं एम्फेसाइज। ठीक है, तो जब आप किसी पॉइंट पे, किसी बात पर, किसी विचार पर, किसी तथ्य पर, फैक्ट को अधिक महत्व देते हैं, या उस चीज किसी बात पर अधिक जोर देते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो वहां पर हम वहां बोलते हैं इंग्लिश में एम्फेसाइज कर रहा है। जैसे कि अगर बल देना कहते हैं ना, बल देना, वो इस बात पे बहुत ज्यादा बल दे रहा है, या कभी कभी कोई चीज लिखा होता है और वहां पर एक अंडरलाइन किया होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बात पे जोर दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो कि अगर हमें बोलना हो कि जो टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन पर जोर देते हैं, मतलब कि डिसिप्लिन करो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, तो यहाँ पे कैसे बोल देंगे कि जो टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन, अनुशासन पर इम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर इम्फेसाइज किया, जोर दिया, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष महत्व रखता है ये। हमारा अगला शब्द है ताना मारना, या आप कह सकते हो व्यंग करना, व्यंग करना। ठीक है, देखो ताना मारना मतलब क्या होता है, पहले तो इसका इंग्लिश देखते हैं। ताना मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉन्ट। ठीक है, टॉन्ट करना, उसने टॉन्ट करा, ठीक है, उसने ताना मारा, या उसने उपहास उड़ाया, उपहास करा, या उसने चढ़ाया, तो उसको हम टॉन्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी को इंसल्ट करने या मॉक करना, मॉक MOC के, मॉक मतलब होता है चिढ़ाना, या मजाक उड़ाने के लिए कोई बात बोलता हो तो उसे हम टॉन्ट कहते हैं। अच्छा, एक शब्द और है सरकाज़म। सरकाज़म भी बहुत लोग समझते हैं कि टॉन्ट जो होता है वो सरकाज़म भी होता है, और सरकाज़म को हम टॉन्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाती हूँ। टॉन्ट जो होता है वो डायरेक्टली बोला जाता है, जैसे कि यार तुम अगर नहीं जैसे मान लो कोई व्यक्ति है लेट आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं यार तुम बहुत लेट आते हो, अगर इस तरह से हमेशा लेट आओगे तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही अगर हमें एज अ सरकाज़म यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे, यार लेट आ रहा है सामने वाला बंदा, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि यार तुम तो बड़ा जल्दी आते हो। मतलब क्या हुआ कि वो लेट आ रहा है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका उलट बोल रहे हैं, तो ये हो जाता है सरकाज़म। डिफरेंस समझ में आया? टॉन्ट का डिफरेंस होता है, टॉन्ट और सरकाज़म में बस एक डिफरेंस होता है कि टॉन्ट में भी आप इंसल्ट करते हो, लेकिन डायरेक्ट बोलकर, और या कभी कभी सही बातों पर भी जब आप खड़ी खोटी सुना देते हो तो उसको भी आप टॉन्ट बोल सकते हो। लेकिन सरकाज़म जो होता है वो होता है हंसी मजाक में सामने वाले को ऐसा बोल देना या उलट बोल देना, तो उसको हम सरकाज़म बोलेंगे। ठीक है,
ये सब छोटे डिफरेंस को याद रखिएगा। हमारा अगला शब्द है राज बताना या भेद खोलना। तो राज बताना या भेद खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं रिवील, ठीक है, रिवील। तो जब कोई बात है, कोई इंफॉर्मेशन है छुपी हुई है, कोई सच्चाई है छुपी हुई है, सीक्रेट है, जो तब अगर वो सबके सामने आप बता दो, या सबके सामने नहीं किसी और से बता दो, किसी की बात किसी और को बता दो, या कोई इंफॉर्मेशन है उसको बता दो, तो वो हो जाता है रिवील करना, जिसे छुपा रहना चाहिए था। तो वो जब सामने वाले को पता चल जाता है तो हम कह देते हैं ना कि ये राज बता दिया गया या इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, रिवील हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो टू मेक समथिंग सीक्रेट और हिडन नोन, टू मेक समथिंग सीक्रेट और हिडन नोन, यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। नोन मतलब जो चीज छुपा होना चाहिए था, जो चीज सीक्रेट होना चाहिए था, जब उसे बता दिया गया सामने वाले को या बहुत लोगों को, तो वो हो जाता है रिवील। जैसे कि अगर हमने बोलना हो कि उसने अपना राज किसी को नहीं बताया, तो हम कैसे बोलेंगे, he did not reveal his secret to anyone। अगला शब्द है भड़कीला। भड़कीला, भड़कीला को इंग्लिश में बोला जाता है गॉडी। अब भड़कीला क्या होता है? पहले तो ये विशेषण शब्द है, ये शब्द जो है विशेषण के तौर पे यूज होता है। गॉडी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा किसी चीज का चमकीला होना, दिखावटी होना, बहुत ज्यादा एक्सेस, रंग रंग यूज हुआ होता है, उसमें बहुत ज्यादा सजावट यूज होती है, जो आकर्षक नहीं दिखती है, ठीक है, भद्दी दिखने लगती है। एक पॉइंट पे आके जब भद्दी दिखने लगी, बहुत सजावट वाली चीज है, तो उसे हम भड़कीला बोलते हैं और उसे इंग्लिश में गॉडी बोलते हैं। टू ब्राइट, कलरफुल और शोई इन अ वे दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भड़कीला, ठीक है, जो असंतुलित लगे। फाइन। तो भड़कीला, दिखावटी, अत्यधिक चमकीला भी आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर हमें बोलना हो उसने पार्टी में बहुत भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, तो मैं कैसे बोलूंगी इसे, शी वोर गॉडी क्लोथ्स टू द पार्टी, शी वोर गॉडी क्लोथ्स टू द पार्टी, ठीक है। जैसे अगर बोलना हो कि मुझे भड़कीली सजावट पसंद नहीं है, तो मैं बोलूंगी आई डोंट लाइक गॉडी डेकोरेशंस। फाइन। नेक्स्ट इज अनुचित। अनुचित, ये बात अनुचित है, हम बोलते हैं ना शब्द अनुचित, तो अनुचित प्रयास है। तो अनुचित का इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब क्या हो गया, नॉट राइट, नॉट सुटेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उसे आप अनुचित बोलते हो, जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, जो नियमों के अनुसार नहीं है, गलत है, अशोभनीय है, तो वहां पर हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर एक्ट हो सकता है, इम्प्रॉपर कंटेंट हो सकता है, इम्प्रॉपर गाइडेंस होता है, कुछ भी, कोई भी चीज जो सही नहीं है, एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, एक लाइन जो समाज सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, सब चीज को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। एक मापदंड होता है हर चीज का, तो उस मापदंड के जो अकॉर्डिंग नहीं हो, तो वो चीज इम्प्रॉपर हो जाता है। जैसे कि मान लो हमें बोलना हो कि यार उसने मीटिंग में बहुत अनुचित कमेंट पास किया, मतलब क्या हुआ, इम्प्रॉपर रिमार्क उसने पास किया ड्यूरिंग द मीटिंग, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा अगला शब्द है प्रतिभावन। भावान, प्रतिभावान। प्रतिभावान का अर्थ होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब कि इसको आप जानते होंगे, टैलेंटेड क्या होता है। टैलेंटेड पहले तो ये एज एडजेक्टिव हम कहते हैं, टैलेंटेड गाय बोलते हैं ना, मतलब गाय नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, टैलेंटेड उसकी खूबी हो गई, तो विशेषण हो गया, उसकी विशेषता हो गई। तो जिसमें किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करने की एक जो विशेष एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, और कभी कभी प्राकृतिक प्रतिभा होती है, नेचुरल होता है उसमें, तो वहां पर हम टैलेंटेड बोलते हैं। टैलेंटेड चीजें जनरली जो होता है ना, मतलब कि नेचुरली होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हैविंग अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग वेल, तो उसे आप बोलोगे प्रतिभावान, मतलब टैलेंटेड, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि वह पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक में भी टैलेंटेड है, मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है, साथ ही साथ वो म्यूजिक में भी बहुत टैलेंटेड है। हमारी टीम में, जैसे मैं एक स्पोर्ट्स में हूँ, तो मान लो मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, तो मुझे अगर बोलना हो कि मेरी टीम में कई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो कैसे बोलेंगे, हमारी टीम में, इन माई टीम या आर टीम हैज मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स, तो इस तरह से आप यूज करोगे। हमारा अगला शब्द है निरर्थक। निरर्थक है, निरर्थक प्रयास है, तो निरर्थक का अर्थ होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या, हैविंग नो यूजफुल रिजल्ट और यूजलेस। जैसे आप कोई प्रयास कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन जो आपका प्रयास है उस डायरेक्शन में नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आपका जो प्रयास है वो निरर्थक प्रयास है, मतलब फ्यूटाइल है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हो, होता है ना। तो जो चीज यूजफुल ना हो, जो हमें एंड रिजल्ट ना दे, तो वहां पर हम निरर्थक, फ्यूटाइल वर्ड यूज करते हैं। फाइन।
हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है कुरूप। जैसे वह व्यक्ति बहुत कुरूप है, हालांकि कोई इस तरह से ये शब्द नेगेटिव है। कुरूप मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो कुरूप का अर्थ होता है अगली। अगली मतलब नॉट ब्यूटीफुल, नॉट प्लीजेंट टू लुक एट। तो अगर किसी चीज को आप देखते हो जो सुंदर न लगे, ब्यूटीफुल न लगे, बदसूरत हो, असुंदर हो, तो वहां पर हम कुरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉट ब्यूटीफुल और प्लीजेंट टू लुक एट, ठीक है, अगली बोलते हैं। और ये कुरूप क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है, मतलब कि किसी व्यक्ति को वो, हाँ, मतलब कि उस एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव यूज होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे वो कुरूप व्यक्ति है, हम ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, तो कुरूप का क्या अर्थ हो गया कि जो सुंदर ना हो या जो दिखने में प्लीजेंट ना हो, ब्यूटीफुल ना हो। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि जस्ट लाइक किसी के अगर मैं मेरा थिंकिंग है कि किसी के कुरूप रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या सब लोग, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, तो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ समवन अगली अपीयरेंस, इस तरह से हम बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है परोक्ष संकेत। परोक्ष संकेत क्या होता है? परोक्ष संकेत होता है, हिंदी इसकी भारी भरकम है, लेकिन इसे इंग्लिश में हर कोई यूज करता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंट। परोक्ष संकेत, हिंट, और ये वर्ब होता है, ठीक है, मतलब एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। परोक्ष रूप से जब आप संकेत देते हैं तो वहां पे एज अ वर्ब काउंट हो जाता है, और जब ऐसे परोक्ष संकेत सिर्फ यूज कर रहे हो ये शब्द, तो एज अ नाउन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी बात को सीधे ना कहकर, डायरेक्ट ना बोलकर, इशारे में, या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बताना, तो उसे आप, उस चीज को आप कहते हो परोक्ष संकेत करना, ठीक है। हिंट मतलब क्या हुआ? इशारा करना, ठीक है। तो स्मॉल और इनडायरेक्ट सजेशन और क्लू अबाउट समथिंग इज कॉल्ड परोक्ष संकेत, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हिंट। जैसे उसकी बातों से मुझे परोक्ष संकेत मिल गया कि वह इस प्लानिंग से खुश नहीं है। तो क्या हुआ कि उसकी बातों से मुझे हिंट मिल गया कि वो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर एज अ हिंट यूज हुआ इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज अखंडता। अखंडता क्या होता है? जिसका खंड ना किया जा सके, ठीक है। तो अखंडता नाउन है, शब्द, ये संज्ञा है। अखंडता का अर्थ होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, मोरल के साथ मोरालिटी, और अपने प्रिंसिपल पर अटल रहने की जो क्वालिटी होती है, तो उसे हम कहते हैं। जैसे कि मान लो ईमानदारी है, किसी किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति का एकजुट और पूरा होना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, तो उस चीज को भी हम अखंडता कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर समझें तो अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का गुण, या किसी वस्तु का, किसी देश का, किसी ग्रुप का एकजुट और पूरा होने का भी कॉन्टेक्स्ट है, तो उसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। अखंडता, ईमानदारी, नैतिक दृढ़ता जिसे बोलते हो, तो वो हो जाता है इंटीग्रिटी। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे कि एक अच्छे अधिकारी की पहचान उसकी इंटीग्रिटी से होती है। मतलब क्या हुआ कि उसकी अच्छी कोई अधिकारी है तो उसकी पहचान उसकी ऑनेस्टी से होती है, उसकी मोरल, उसके प्रिंसिपल क्या है उससे होती है। फाइन। नेक्स्ट है, देखो, अखंडता वस्तु के लिए, देश के लिए भी बोला जा सकता है और व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है भरोसा दिलाना। भरोसा दिलाना मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये किया जा रहा है, दिलाया जा रहा है। तो भरोसा अलग शब्द है, भरोसा एश्योरेंस को बोलते हैं। जब यहाँ पे भरोसा दिलाना यूज हो रहा है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे अस्योर, ठीक है, ASSURE, अस्योर। टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन। किसी को विश्वास दिलाना कि सब ठीक होगा या कोई बात निश्चित रूप से सही है। तो ये जब आप किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करवा देते हो, भरोसा दिला देते हो, ठीक है, तो वहां पर हम अस्योर वर्ड का यूज करते हैं। टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन। फाइन। जैसे अगर मैंने बोला, एक टीचर है, उसने एक स्टूडेंट को बोला कि मेहनत करोगे तो बहुत सक्सेसफुल होगे, तो इसने क्या किया? एक टीचर ने स्टूडेंट को श्योर किया कि मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल जरूर होगे। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।